जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 85 एज यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें एक रिवीजन वाला चैप्टर भी शामिल है। आज हमारा है रिवीजन क्वेश्चंस चैप्टर 9 के, ऐसे ही चैप्टर 9। और कल हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था चैप्टर 18, उसमें एक्सपर्ट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। पूरे चैप्टर 18 में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर जब हम एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेते हैं उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को देख के, उसके बाद एक्सपर्ट अपना काम करता है, एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। अगर वो हमारा अपॉइंट किया हुआ एक्सपर्ट को एग्रीमेंट करने के बाद एक्सपर्ट अपने ऑफिस चला जाता है, अपना जो भी वर्क है वो कंप्लीट करके महीने 2 महीने बाद हमारे सामने लाके रख देगा। हमने ये स्टडी किया था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं हमने उस वर्क को एज इट इज ट्रू एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि एडिक्वेसी ऑफ वर्क को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क को इवेल्युएट करना है। उसके लिए उसने हमें कुछ डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं। इसमें सोर्स डाटा को चेक करते हैं, हम अजम्पशंस को चेक करते हैं, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। अच्छा, ये इवेल्युएशन करने के बाद या तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे वर्क एडिक्वेट है, या इस नतीजे पे पहुंचेंगे वर्क एडिक्वेट नहीं है। अगर वर्क एडिक्वेट नहीं है तो क्या करना है? एडिक्वेट है फिर तो कहानी वही खत्म। एडिक्वेट नहीं है तो क्या करना है? टोटल 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, एक्सपर्ट से ही रिक्वेस्ट करें कि मजीद एडिशनल काम करे जो भी कमी है उसमें। ऑप्शन नंबर 2, हम खुद अगर एडिशनल वर्क कर सकते हो, यानी ऑडिट फर्म खुद, ठीक है, तो वो एडिशनल वर्क कर ले। तो स्टेप नंबर 3, अनदर एक्सपर्ट को एंगेज किया जा सकता है कि वो जो वर्क रह गया परफॉर्म कर ले। ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, हाँ, मार्केट में एक एक्सपर्ट नहीं है बिल्कुल। अगर वो एडिक्वेट नहीं है मार्केट में दूसरे एक्सपर्ट, लेकिन पहले कोशिश करनी है हम उसी एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करें, फिर दूसरी कोशिश हम खुद, अगर हमारी टीम में या फर्म में कोई ऐसा स्किलफुल पर्सन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अगर हो। और तीसरी ऑप्शन फिर मार्केट में जाए। जी हाइब्रिड में क्वेश्चन, जी हाइब्रिड क्लास में पूछे क्या क्वेश्चन है? जी बिल्कुल आ रही मेरे भाई। अच्छा, ये हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है ना, यानी एक्सपर्ट से रिलेटेड, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है। फिर उसके बाद उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ताकि बाद में हम उसको चेक कर सके। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग फील्ड की होगी तो एडिक्वेसी ऑफ वर्क पे ऊपर देख सकेंगे ना एडिक्वेट है कि नहीं। पहला कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। दूसरा एडिक्वेसी, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन। तीसरा एडिक्वेसी ऑफ वर्क को इवैल्यूएट करना है। ये तीनों रिस्पांसिबिलिटी हमारी दोनों तरह के एक्सपर्ट के लिए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, मैनेजमेंट को अपॉइंट किया हुआ, चाहे वो ऑडिटर एक्सपर्ट हो, ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ, दोनों में ये सारी चीजें चेक करनी है। चलिए, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट का फर्क है, एग्रीमेंट का, ठीक है, एग्रीमेंट का, ठीक है, कि अगर वो हमने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया खुद से, तो उसके साथ ये चीजें एग्री करना जरूरी है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, बल्कि मुझे एक सीफैब का क्वेश्चन याद आ गया। उसने ये कहा था कि आपकी फर्म, ऑडिट फर्म जो है ना, इसके ज्यादातर क्लाइंट ऐसे हैं कि वो रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, तो फर्म ने एक रिवैल्यूअर को ही अपना एम्प्लॉय रख लिया है। फर्म ने क्लाइंट नहीं कह रहा, फर्म ने एक, क्योंकि क्लाइंट का एम्प्लॉय होता ना तो हम सीधा कह सकते थे कि ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्म ने एक वैल्यूअर को रख लिया एम्प्लॉय। अगर ऑडिटर इस वैल्यूअर को एंगेज करता है तो क्या उसे ये कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है या एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है या नहीं? बताइए। हाँ, रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाई होगी, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करें, चाहे ऑडिटर का एक्सपर्ट हो, और वो एक्सपर्ट चाहे ऑडिटर ने इन हाउस किया हो या आउटसोर्स, ये रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाई होंगी हर तरह के एक्सपर्ट पे। क्लियर होगी ये बात? जी जी मेरे भाई, जो क्वेश्चन पूछा था क्लियर हो गया? जी चलिए, मजीद कोई क्वेश्चन पूछ लें। जी मेरे भाई। अच्छा, रीजनेबलनेस, एडिक्वेसी ऑफ वर्क में जहां पे उसने लिखा ना, हम एक्सपर्ट्स के जो फाइंडिंग या कंक्लूजन है इनकी रीजनेबलनेस देखेंगे। उसके आगे उसने एक और फ्रेज लिखा हुआ है, एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि मार्केट में अगर कोई दूसरा एविडेंस मौजूद है, हम उसके साथ देखें कि हमारे वाले एक्सपर्ट की रिपोर्ट उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। देखिए, हम डिटेल चेकिंग, डिटेल कैलकुलेशन नहीं देख सकते, ये तो हमें पता है, क्योंकि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। डिटेल चेकिंग तो नहीं देख सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में दूसरे एविडेंस के साथ, जैसे उसने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की, तो हम देख सकते हैं मार्केट में उसी लोकेशन में जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, क्या उनकी भी वैल्यू उतनी ही है तकरीबन, कमोबेश। इसी तरह अगर हम जो एक्सपर्ट है
वो एम्प्लॉइज की पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट करके बताता है कि ये आपकी पेंशन लायबिलिटी ये होगी जो आपने 20 साल बाद पे करना शुरू करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो हम ये देखेंगे, अच्छा अगर हमारे वर्कर्स 200 हैं और हमारे कंपेटिटर्स के वर्कर 150 हैं, तो उसने भी तो ये पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट की होगी, क्या हमारे एक्सपर्ट की लायबिलिटी और उसके एक्सपर्ट की जो लायबिलिटी क्या वो मैच करते हैं? ये है कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। वो जितना नहीं कॉन्फिडेंशियल नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर होते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज के जो रीवैल्यूड अमाउंट्स वगैरह होते हैं। देखें प्रॉपर्टी में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज हुआ होता है कि किस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया। तो मार्केट में जो एविडेंस अवेलेबल है अदर ट्रांजैक्शन, अदर सिमिलर ट्रांजैक्शन का, उसके साथ देख ले मैच कर, उससे हमारी तसल्ली हो जाएगी जी। और कोई क्वेश्चन जी? एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा कि अगर कोई एक्सेप्शन या अनयूजुअल मैटर था वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा सर इसकी एग्जांपल दे दे कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क में क्या वो एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हो सकती है। जैसे फर्ज कीजिए अकाउंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने एक कंट्रोल है ना मैनेजमेंट का कि उन्होंने मंथली बेसिस पे अपने सारे कस्टमर और सप्लायर्स को अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करनी है। ये अकाउंट स्टेटमेंट और एक्सटर्नल कंफर्मेशन फर्क तो पता है ना? अकाउंट स्टेटमेंट क्लाइंट भेज रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर भेजता है। अब उस अकाउंट स्टेटमेंट में किसी सप्लायर या कस्टमर ने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए, डिसएग्रीमेंट था, लेकिन मैनेजमेंट ने अकाउंट स्टेटमेंट तो सेंड की, लेकिन जो अकाउंट स्टेटमेंट आई उनको सही तरीके से पढ़ा नहीं और एज इट इज रिप्लाई जितने भी थे फाइल कर दिया। क्या ये एक प्रॉब्लम है या एक्सेप्शन है? इंटरनल ऑडिटर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस इश्यू को आइडेंटिफाई कर लिया कि सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग अगर डिफरेंस आ जाए अकाउंट स्टेटमेंट में इसको रिकंसाइल नहीं करते। अब क्वेश्चन ये हमने ये देखना है कि क्या इंटरनल ऑडिटर के इस फाइंडिंग को जो एक्सेप्शंस उसने आइडेंटिफाई किया या अनयूजुअल मैटर आइडेंटिफाई किया है, प्रॉपर एक्शन लेके रिजॉल्व किया जाता है कि नहीं? अगर इसने रिपोर्ट जमा करवा दी है डायरेक्टर्स को कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में ये बात सामने आई है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसका मतलब इसके काम का कोई फायदा नहीं। कोई मसला सामने आ गया लेकिन उसका इलाज ही नहीं किया किसी ने, उस इश्यू को रिजॉल्व ही नहीं किया, तो फिर क्या इस इंटरनल ऑडिटर के काम का कोई फायदा है? कोई नहीं फायदा। इसलिए यही कह रहा है हमने उसके काम पे रिलाई करने से पहले देखना है अगर वो कोई इश्यूज वगैरह सामने लाता है, इन इश्यूज के ऊपर प्रॉपरली एक्शन भी होना चाहिए, तभी हम उसे इफेक्टिव समझेंगे, वरना हम उसे इनइफेक्टिव समझेंगे ऐसे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को और उसके काम पे रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा जितने भी सिस्टम या कंट्रोल या पॉलिसीज होती हैं उनका इंप्लीमेंट होना भी अहम है, उनका ऑपरेट होना भी अहम है। जैसे आप जब एक चैप्टर है हमारा इंटरनल कंट्रोल वाला, उसमें काफी एग्जांपल्स वैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक और एग्जांपल उसको भी सामने रख के शेयर कर देता हूं। क्रेडिट सेल्स सिस्टम के अंदर यानी सेल्स डिपार्टमेंट में कंट्रोल होता है कि जब कभी क्रेडिट सेल करनी है किसी नए कस्टमर को, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके क्रेडिट लिमिट असाइन कर देनी है और उस लिमिट से ज्यादा क्रेडिट सेल उसको नहीं करने। अब आपको एग्जाम में ना चैप्टर 12 में वो केस स्टडीज कुछ देता है और कहता है कि इसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। इसमें इंटरनल कंट्रोल उसमें किसी केस स्टडी में कहेगा कि क्रेडिट लिमिट सेट नहीं हो रही, तो आप कहेंगे ये वीकनेस है। अगली केस स्टडी में कहेगा क्रेडिट लिमिट सेट हो रही है लेकिन सेल ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इसे चेक नहीं किया जा रहा एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये भी कंट्रोल वीकनेस है। इसी तरह कैश एंड बैंक सिस्टम में भी कहेगा केस स्टडी बना के इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करो। उसमें कभी आपको कहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन ही नहीं रही, ये भी कंट्रोल है, और कभी कहेगा बन रही है बीआरएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन सारे कंट्रोल्स होते हैं ना, लेकिन उसको कोई चेक नहीं कर रहा हायर अथॉरिटी में से ये सही बन रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो कैशियर फ्रॉड करके जाता है और वो बैंक में उल्टी सीधी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको चेक ही नहीं कर रहा, अगर ये भी प्रॉब्लम है। तो ये याद रखिए कंट्रोल एग्जिस्ट करना भी अहम है और उसका ऑपरेट करना भी अहम, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ठीक है, एग्जिस्ट कंट्रोल नहीं कर रहा वो भी वीकनेस है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहा वो भी वीकनेस है। क्लियर जी? इंटरनल ऑडिट एग्जांपल से मैंने आपको चैप्टर 12 का कंसेप्ट भी पढ़ा दिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो कंसेप्ट भी बिल्ड होते जाए, हमने लास्ट में करना है तो इसीलिए थोड़ा पहले से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए तो बेहतर है। और की क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा उन्होंने कहा सर उसने हमें कुछ एग्जांपल दिए ऐसे एरियाज के जिनमें डायरेक्ट असिस्टेंस को हमने यूज नहीं करना। उन्होंने कहा सर ऊपर 2-3 एग्जांपल थी कंफर्मेशन वगैरह, वो तो समझ आता है कि जी अहम प्रोसीजर्स हैं, ज्यादा रिस्की हैं, ज्यादा जजमेंट वाले हैं, इनमें हमने एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना। उनमें एक और एग्जांपल है कि वर्क रिलेटिंग टू लाइन क्या है एग्जैक्टली, डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिगार्डिंग डिसीजन क्या होता है, क्या हमें इसके वर्क को यूज करना चाहिए, डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए कि नहीं। ये डिसीजन करने से पहले हम उसकी कॉम्पिटेंस,
उसकी ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच वैल्यूएट करते हैं? जरा मुझे लॉजिकली बताइए कि इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और अप्रोच को वैल्यूएट करने का काम क्या हम इंटरनल ऑडिट वालों से ही करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। ये तो बहुत बड़ा सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। वो तो कहेंगे सर बेहतर, तो वो कह रहा है उनसे रिलेटेड जो डिसीजन आपने करने हैं ना, यानी उनको काम करवाना है नहीं करवाना है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस के यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये आपने खुद डिसीजन करना है। पहली चीज ये समझ आ गई। इसे अगला पॉइंट क्या था? एरिया रिलेटिंग टू वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो ऑलरेडी वो परफॉर्म कर चुका है, उसे वो काम नहीं करना देना। जैसे फर्ज कीजिए ये भाईजान ने चैप्टर 7 की केस स्टडीज ईद वाली असाइनमेंट में कर ली, ठीक है। अब मैं अगर इन्हें आज के क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन दे दूं चैप्टर 7 वाला, आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये आज दोबारा करेंगे उस क्वेश्चन? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहले किया हुआ है। इसी तरह अगर कोई एक टास्क डायरेक्टर ने इंटरनल ऑडिट वालों से करवाया हुआ है, तो वो उन्होंने उनकी सुपरविजन के मुताबिक किया है। उस वक्त उन्होंने अपने अप्रोच जो भी थी, जो भी डायरेक्टर्स पसंद करते हैं उसके मुताबिक किया होगा। उस वक्त उन्होंने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो काम नहीं किया होगा। लेकिन अगर वही काम हम एक्सटर्नल ऑडिटर से दोबारा करने को दे देंगे ना, ये कह के कि उस वक्त तो स्टैंडर्ड कुछ और थे, उस वक्त तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, अब वही काम दोबारा, क्या वो वही काम दोबारा करेगा? बल्कि पुरानी 2 दिन गुजार आएगा, वो 2-3 दिन मैं काम कर रहा हूं, लेकिन बाद में वही रिपोर्ट सामने लाके रख देगा। इसलिए हमने उससे वो काम नहीं करवाना जो ऑलरेडी उसने डायरेक्टर्स के अंडर रहते हुए किया है। ये है पॉइंट। क्लियर हो गया मेरे भाई? दोनों में फर्क समझ आ गया? और की क्वेश्चन? जी जी। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस, यानी वो कह रहा है कि ये लाइन लिखी थी असेसिंग द नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट। अच्छा, असेसिंग द नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट का कंसेप्ट ये है कि हर जगह जहां स्पेशलिस्ट नॉलेज या स्किल की जरूरत हो, वहां पे एक्सपर्ट को अपॉइंट करना लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं। जैसे अगर एरिया ही बहुत छोटा सा है या उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है या रिस्क नहीं है, क्या एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की जरूरत है? भाई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी है उसके लिए एक्सपर्ट की वैल्यूएशन की जरूरत है नहीं। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो एक्सपर्ट को अपॉइंट करना एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है, क्योंकि की ऑडिट मैटर में भी मेंशन करना है। इसलिए वो कह रहा है ये आपने खुद देखना है, अगर क्लाइंट का एरिया ऐसा है जिसमें एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, तो बाद में आप ये भी देखिए उसमें रिस्क और वो मैटर सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं। अगर छोटा मोटा या सिंपल सा मैटर है, एक्सपर्ट को अपॉइंट ना करें। फिर एक दो फैक्टर्स और आगे बताता है, कहता है अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया हुआ, आप ना करें। इसी तरह हो सकता है, रेयर केस है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कि हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर की जो टीम है इसमें ही किसी पर्सन के पास ऐसी स्किल्स हो कि वो उस एक्सपर्ट के काम को एवेल्युएट कर सके, तो फिर इस सूरत में भी आपको एक्सपर्ट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। तो ये जो असेसिंग नीड फॉर एक्सपर्ट कांसेप्ट क्या है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है भी, स्टिल आपने देखना है कि एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, ये ना छोटा सा एरिया और क्लाइंट से एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे हम, ठीक है, नहीं मुनासिब वहां पे। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने ये देखना है कि क्या इसके वो इतना मैटर सिग्निफिकेंट है कि एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए तो फिर ठीक है, करें उसका जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है और आगे चीज। जी और की क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए आज थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तो ऐसा करते हैं हम चैप्टर 9 को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और चलते हैं वापस चैप्टर। जी सर, ये कैसे आएगा? लैपटॉप को हिलाऊं? भाईजान ने रिक्वेस्ट किया करें, 4 बटन दबा दिया करें, ये 2-3 दफा पहले मेरे से पानी गिरा दो, शाबाश है जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये जो एक्सपर्ट वाले ही टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये चैप्टर 9 को भी फिलहाल कल करेंगे इसको। अब आते हैं हम चैप्टर 18 की तरफ। आइडेंटिफाई 4 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन व्हिच में रिक्वायर द एंगेजमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अच्छा, ऑडिटर एक्सपर्ट लिखा या मैनेजमेंट एक्सपर्ट लिखा, आपको पता है रिक्वायरमेंट हमारी सेम ही होती है, सो वो एग्रीमेंट वाली बात है। इसमें एग्जाम में सबसे अहम वर्ड्स कौन से, इस पूरे क्वेश्चन में मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स कौन से हैं? कौन कौन से? एक 4 और फिर इसके बाद
एक्सपर्ट 4 सिचुएशंस जिनमें हमने एक्सपर्ट को एंगेज करना है। कौन सी सिचुएशन है? वैल्यूएशन है, लिटिगेशन है, आरटी एक्सपर्टीज है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ जी, और ये जो कर रहे थे वो भी ठीक है, इसके लिए भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं। शामिल वजह। ठीक, चलिए 7, इसके बाद 8 जी, इसमें ये केस स्टडी है, पिछला तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था ना। कह रहा है, यू आर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बम्बू लिमिटेड, योर टीम हैज आस्क्ड फॉर योर गाइडेंस वेदर टू इन्वॉल्व एन ऑडिटर एक्सपर्ट फॉर। 2 सिचुएशन दी हैं, आपने वैल्यूएट करना है कि इनमें से किस सिचुएशन में आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और जस्टिफाई भी करवाना है। रिक्वायर्ड गाइड योर ऑडिट टीम अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। पहला वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, the provision has significantly reduced by rupees 100 million as compared to previous year. Auditor expert की जरूरत नहीं है, क्यों? Because verification of this matter involves accounting and auditing skills. इसकी वेरिफिकेशन के लिए तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्किल्स की जरूरत है, इसीलिए एक्सपर्ट की जरूरत एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं करेगी। जस्टिफिकेशन लेनी है, सिर्फ यस नो नहीं करना। फिर नेक्स्ट, फिक्स एसेट रीवैल्यूएशन। मैनेजमेंट हैज रिसेंटली रीवैल्यूड इट्स फिक्स एसेट्स, द रीवैल्यूएशन सरप्लस हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीस 80 million। क्या एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि रीवैल्यूएशन में अकाउंटिंग और ऑडिट स्किल्स के अलावा अदर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑडिटर के पास अपनी इतनी स्किल्स अकाउंटिंग की नहीं है कि वो इसको रीवैल्यूड अमाउंट को रीवैल्यूएशन कर सके, तो इसके लिए एक्सपर्ट। हाँ, लेकिन आप एडिशनल ये लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट को एंगेज करने के बावजूद भी उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है हमने। ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपर्ट को अपॉइंट करके कोई काम नहीं करना। एक्सपर्ट को इन्वॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन इन्वॉल्व करने के बाद उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर हुई है बात? अच्छा, यहां पे अगर फर्ज कीजिए कि 8 मिलियन होता, 80 की बजाय 8, ये वो असेसिंग द नीड फॉर एक्सपर्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसको मैं सामने रख के आपसे पूछ रहा हूं। 8 मिलियन होता तो क्या आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि मैटर उस सूरत में सिग्निफिकेंट, क्योंकि प्रॉफिट उसने दिया 500 मिलियन, इसका मटेरियलिटी लेवल कितना बनता है? 25। वो इमटेरियल होता, सिग्निफिकेंट था, तो प्रोबेबली हम एक्सपर्ट को एंगेज ना करते। हाँ, लेकिन अगर उसमें रिस्क ज्यादा होता फिर किया जाए, वो आपकी जाए। लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन में चूंकि उसने रिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया, तो उसमें हम ये लिखते हैं अगर इसकी अमाउंट 8 मिलियन होती कि हालांकि रिवैल्यूएशन है, हालांकि एक्सपर्ट को एंगेज किया जा सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है असेसिंग द नीड। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, और रिस्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो अज्यूम कर सकते हैं कि रिस्क नहीं है। क्लियर? लेकिन बहरहाल इस एज इट इज क्वेश्चन में हमने एक्सपर्ट को एंगेज करना है, सेकंड वाले केस में फर्स्ट में नहीं करना। क्लियर जी? चलिए, अच्छा, स्टॉक काउंट में एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है? खा गए मार। नॉर्मली नहीं जरूरत होती, लेकिन अगर इन्वेंटरी स्पेशलाइज्ड नेचर की हो फिर एक्सपर्ट की जरूरत हो। जैसे होता है कंप्यूटर चिप्स है, ठीक है, वो 8 GB की भी जाहिर उतनी ही नजर आती है, और जो है 32 GB 64 128 वो भी उतने, तो वो तो कोई इंजीनियर को साथ लेके जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर, वो अपने इक्विपमेंट को चेक करके बताएगा। इसी तरह, और अगर वो कोई ज्वेलरी शॉप है, एक केस स्टडी ज्वेलरी वाली भी थी, ज्वेलरी को वेरीफाई करना है, इसके लिए भी आपको किसी एक्सपर्ट ज्वेलर की जरूरत पड़ेगी साथ लेके जाना। तो ये डिपेंड करता है, इन्वेंटरी में भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इन्वेंटरी। क्वेश्चन 9, you are the audit manager in a firm of chartered accountants. Your firm is often required to engage an auditor expert for reporting on matters relating to audits. अक्सर एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती रहती है। लिस्ट 4 की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट व्हिच शुड बी एग्रीड विद एक्सपर्ट। अब ये किस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है क्वेश्चन? एग्रीमेंट, नेचर, स्कोप, टाइमिंग यानी डेडलाइन वगैरह, और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पार्टीज, फॉर्मेट ऑफ एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। शाबाश। B, specify the factors which should be considered in evaluating the adequacy of work performed by expert। ठीक है, factors should be considered in evaluating adequacy of work performed। ये तो सिंपल, क्या? सोर्स डाटा, assumptions, सिर्फ की पॉइंट्स बोल रहा हूँ, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन और कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस, ये नहीं भूल जाना, कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ISA 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन, अगर किसी क्वेश्चन की क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का नंबर यूज भी कर ले से परेशान नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है, पूछ क्या रहा है। हम रिक्वायरमेंट से अंदाजा लगाते हैं क्या लिखना है, स्टैंडर्ड के नंबर से नहीं। ISA 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन, अब चूंकि देखिए उसने सिर्फ नंबर नहीं लिखा साथ, तो हमें पता चल गया ये एक्सपर्ट वाला टॉपिक है। एक्सप्लेन्स हाउ एन ऑडिटर में यूज एन एक्सपर्ट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बिल्कुल ये डील करता है।
Required explain 3 factors that the external auditor should consider when assessing the competence and objectivity of the expert. मुझे ये बताइए क्या competence और objectivity के points अलग-अलग हैं या इकट्ठे हैं? इंटरनल ऑडिटर वाले केस में अलग-अलग है और एक्सटर्नल ये एक्सपर्ट के केस में इकट्ठे ही उसने बताया। क्या-क्या फैक्टर्स देखेंगे? हाँ, अच्छा, लेकिन एक्सपर्ट वाले में कसर उसने पूरी कर दी है, फिर भी क्या उसने ये भी बता दिया है कि आप किन प्रोसीजर के जरिए से इन फैक्टर्स को चेक करेंगे। एक तो ये बताया ना फैक्टर वैल्यूएशन कैसे करनी है, किन फैक्टर्स को वैल्यूएट करना है। दूसरा, उनको वैल्यूएट करने में प्रोसीजर्स सोर्सेज क्या होंगे वो भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे सोर्सेज लिखने हैं कि फैक्टर्स लिखेंगे। क्या क्या फैक्टर्स है? एक्सपर्ट आके कह रहा है सर आप मुझे नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है मुझे, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कैसे वैल्यूएट करेंगे? मान लेंगे बात कैसे? उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से काम कर रहा है। उसके क्लाइंट से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं भाई बाकी आपकी इसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बाकी आप इसके क्लाइंट आके झूठ बोल रहा है, ठीक है, और कैसा एक्सपर्ट है। और खुद भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, किसी रेगुलेटरी बॉडी से उसकी एफिलिएशन है, वो भी एफिलिएशन में चेक कर लेंगे। चलिए, तो ये फैक्टर्स क्लियर हो गए, 3 फैक्टर्स लिखने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फैक्टर्स अलग कंसेप्ट है और सोर्सेज एक्सपर्ट के केस में अलग है। 11. Can an auditor mention refer the use of expert in his audit report? If yes, in what circumstances can such a reference be made? अच्छा, फिजिकल क्लास में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट ने रेफरेंस के हवाले से क्वेश्चन पूछा था, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। याद रखें, अगर हम जनरल रूल बता रहा हूं, पहले हम किसी भी अदर प्रोफेशनल में से किसी का वर्क भी अगर यूज करते हैं ना अपनी ऑडिट के दौरान में एविडेंस के, तो अपनी रिपोर्ट में उसका नाम मेंशन नहीं करना। स्टैंडर्ड इसकी रीजन ये बताता है कि जब आप नाम मेंशन करेंगे रिपोर्ट के अंदर तो साइन चाहे आप ही ने करना है, लेकिन जब नाम मेंशन करेंगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा शायद इसने भी आपके साथ मिलकर ऑडिट किया और आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी इस बंदे के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इन भाईजान को कोई काम दूं और ये काम करके आए और कहें सर 80% काम तो मैंने किया, 20% इसने किया, तो मुझे लगेगा शायद उस 20% में पता नहीं कोई गड़बड़ है, इसी वजह से इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा और उसे दूसरे बंदे पे डाल रहा है। तो शेयर होल्डर ये समझ सकते हैं कि इससे रिस्पॉन्सिबल ये जिस एरिया में आपने अदर को यूज किया है शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया से छुड़ा रहे हैं, तो वो कहते हैं आपने ऑडिट रिपोर्ट में साइन भी सिर्फ ऑडिटर के आएंगे, किसी भी अदर में से किसी के एक्सपर्ट वगैरह के ऑडिटर के नहीं आएंगे और उनका नाम भी नहीं आएगा। इंटरनल ऑडिटर का तो किसी सूरत नहीं आएगा। एक्सपर्ट के केस में फिर भी 2 एक्सेप्शंस हैं, नॉर्मली नाम नहीं आता। 2 एक्सेप्शन है जिनमें उसके नाम को हम रेफर कर सकते हैं, उनके नाम को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है? जब लॉ रिक्वायर करे, जब लॉ ने रिक्वायर कर दिया कि एक्सपर्ट को यूज करें तो नाम इंक्लूड करें तो करेंगे। और दूसरा, जब जैसे लॉ ने रिक्वायर किया पाकिस्तान में जो रिक्वायर, उसमें लिस्टेड कंपनी के केस में अगर आपने एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया तो आपने उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करना है, लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन की ऑडिट मैटर में आगे पीछे और किसी जगह नहीं। और दूसरा, अगर एक्सपर्ट के वर्क की बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा हो, यानी मैनेजमेंट ने रिवैल्यूएशन किसी और अमाउंट पे शो किया, एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन करके कहा ये 100 मिलियन कम है एक्चुअल वैल्यू, क्लाइंट कह रहा है नहीं जी हमने इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो ये 100 मिलियन क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाइंट की वैल्यू इतनी थी, हमारा एक्सपर्ट ये इसका नाम है, इसने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, उसकी वैल्यू इतनी थी, ये रिमेनिंग मिस स्टेटमेंट है जो करेक्ट, क्योंकि मिस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना होता है ना। तो इसीलिए इन 2 केसेस में हम एक्सपर्ट के वर्क को रेफर कर सकते हैं रिपोर्ट में, वरना एक्सपर्ट के जनरल रूल क्या है? किसी के वर्क को भी या उसके नाम को रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस, इसके साथ चैप्टर 18। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक टॉपिक है प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन केस स्टडी भी पूछ लेता है इसमें से, क्योंकि आपको याद होगा हमने चैप्टर 9 जिसकी आज प्रैक्टिस करनी थी लेकिन कल करेंगे अब हम, उसमें मटीरियलिटी का एक टॉपिक है, चैप्टर 9 में या 8 में? 9। उसमें रिलेटेड पार्टी का जिक्र होता है एक जगह, याद है आपको किससे का होता है जिक्र? क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की एग्जांपल्स में। इसीलिए बाज़ औक़ात एग्जाम में वो एक घुमाने की कोशिश करता है आपको कि एक मिस स्टेटमेंट डिस्कस करता है जो इमटेरियल होती है, अमाउंट स्मॉल होती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है आप रिलेटेड पार्टी को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ अमाउंट की बेस पे कह देंगे इमटेरियल है, अनमोडिफाइड ओपिनियन।
हालांकि अगर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स भी मटेरियल हो जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। रिलेटेड पार्टी का टॉपिक प्रोबेबली आपने कैफ 7 कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। पढ़ा? कितने स्टूडेंट्स ने कैफ 7 में ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ। हाइब्रिड क्लास में से भी हाथ उठाएं। रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट उन्होंने कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा हुआ। एक बच्चे, 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 4 चले, 4 5 भी होंगे तो इसका मतलब डिस्कस तो करना है। चले। अच्छा, अगर आपने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट रिलेटेड पार्टीज का, तो जो लॉ में डेफिनेशन है वो एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं ऑडिट में भी रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करने के लिए। यानी रिलेटेड पार्टी लॉ में क्या पढ़ा हुआ है कि एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज हैं या डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स वगैरह वगैरह। लेकिन आपको दोबारा वो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि याद रखिए ऑडिट में हम उतना स्ट्रिक्टली रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन को लेके नहीं चलते जितना स्ट्रिक्टली लॉ कहता है। लॉ तो आपको पता है एज इट इज अप्लाई करना होता है। ऑडिट में हमने रूल बनाया हुआ है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है क्लाइंट पे या जिस पे क्लाइंट का इन्फ्लुएंस है वो रिलेटेड पार्टी है। ये मेन कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं। तो हो सकता है ऑडिट में कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी डिस्कस कर दें जो मे बी लॉ में कवर ना होते हो, लेकिन उनकी वजह से इन्फ्लुएंस क्रिएट होता हो, कंट्रोल क्रिएट होता हो, तो हम उसको भी रिलेटेड पार्टी में कवर करें। इन शॉर्ट, ऑडिट की रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल है या कंप्रीहेंसिव है लॉ की डेफिनेशन की निस्बत। आपने बहुत ज्यादा हार्ड, जैसे लॉ में मेरा हाल है शायद पता नहीं वो ब्रदर वगैरह को उसमें कवर कर, लेकिन मैं भी जो स्पाउस को कवर करता है, स्पाउस के भाई को रिलेटेड पार्टी में शायद कवर नहीं करता लॉ में। लेकिन ऑडिट में अगर केस स्टडी में वो कह दे कि डायरेक्टर की स्पाउस के ब्रदर की कंपनी है जिसके साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमने इसमें भी रिलेटेड पार्टी का रिस्क डिस्कस कर देना है ऑडिट में। क्लियर? यानी लॉ ने जितनी रिलेटेड पार्टीज कही वो तो सो गई, लेकिन बात लॉ में कुछ लूप होल्स होते हैं जिनका लोग फायदा उठाते हैं। हमने सिर्फ लॉ तक की हद तक लिमिट नहीं रहना, केस स्टडी में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप डिस्कस कर दे जिससे हमें लगे कि इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है, हमारे लिए वो रिलेटेड पार्टी। क्लियर जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने डेफिनेशन, लेकिन उससे भी पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमारे लिए, ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए अहम क्यों है? रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन में नॉर्मली रिस्क होता है हाई, इस वजह से जरूरत पड़ी कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए। लेकिन रिस्क हाई है, क्यों हाई है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? आपको याद होगा हमने शायद की ऑडिट मैटर की जो लिस्ट पढ़ी है उसमें भी रिलेटेड पार्टी का जिक्र है। ये जो रिलेटेड पार्टी, इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होती हैं, जब उनमें रिस्क हाई होता है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्या। ऐसा होता, पहली चीज, रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड कर सकते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन फ्रॉड है कि अगर आम बंदों के साथ ट्रांजैक्शन करनी है आर्म लेंथ बेसिस पे करो, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है तो मार्केट प्राइस, अगर उसे सामान बेचना है तो मार्केट से कम वैल्यू पे बेच दो, और अगर खरीदना है मार्केट से ज्यादा वैल्यू से खरीदे ताकि उस रिलेटेड पार्टी को फायदा हो। ठीक है? और मैंने शायद क्लास में कभी डिस्कस की थी एग्जांपल कि ऐसा भी होता है कि सीईओ का भाई है, उसकी एक कंपनी है सप्लायर, बल्कि सीईओ के भाई की कंपनी भी नहीं थी, बेरोजगार था वो। सीईओ ने उसे कहा भाई मैंने रूटीन बेसिस पे आइटम्स परचेज करनी होती है, तुम ऐसा करो मार्केट में एक छोटी सी दुकान लेके बैठ जाओ उधर। अब करना कराना कुछ भी नहीं है, जो भी मार्केट से जो भी हमें चीजें चाहिए ना, रॉ मटेरियल, जैसे मार्केट में 50 रुपए यूनिट के हिसाब से बिकता है, मैं तुम्हें ऑर्डर इश्यू करूंगा 60 के लिहाज से, तुमने कुछ भी नहीं करना, उधर ही मार्केट में जो 50 के रेट पे सप्लाई कर रहा है ना, उसे कहना है कि तुम माल सप्लाई करो, फर्क सिर्फ यह है कि पैकिंग तुम्हारी हो, उसके ऊपर स्टैंप्स वाला जो लगी हो, नाम हो, वो तुम्हारा हो। बैठे बैठाए 10 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज कर लिएगा, उसको दोनों भाई अदा कर लेंगे। इस तरह के बहुत से रियल लाइफ में होते रहे हैं। इस वजह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा होता है। बल्कि एक तो एग्जांपल ऐसी है जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ने खुद दी हुई है, छोटी सी एग्जांपल है लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर कर देती है कि कैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। अच्छा, मेजर शेयर होल्डर जो होते हैं ना, डायरेक्टर्स तो रिलेटेड पार्टी हैं और इनके रिलेटिव जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं ये भी रिलेटेड पार्टी है। तो सीईओ ने कहा मेजॉरिटी शेयर होल्डर से, सर जो गवर्नमेंट है ना वो डबल टैक्सेशन अप्लाई करती है कंपनीज पे, यानी एक दफा टैक्स हमें पे करना पड़ता है जब प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो 32% के 30% के लगभग है, और एक दफा प्रॉफिट पे करना पड़ता, एक दफा टैक्स पे करना पड़ता है जब डिविडेंड पे करते हैं। तो अब देखिए सीईओ ने किया क्या, टैक्स भी बचा लिया और डिविडेंड भी पे कर दिया।
कैसे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए। वो कैसे? सीईओ ने एक 100 मिलियन की प्रॉपर्टी लैंड बाय की, ठीक है, 100 मिलियन की, और लिख लिया। ये सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, वरना प्रैक्टिकली इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक अप्लाई करते हैं, सिंपल कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। 100 मिलियन की कॉस्ट वो कर ली, 3 महीने के बाद उसी लैंड को 10 मिलियन में बेच दिया शेयर होल्डर को। अपनी बुक्स में क्या किया? 90 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया, जिससे उस साल का प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर से क्या कहा? सर आप मार्केट में जाके ये 10 मिलियन आपने अदा किए, लेकिन है तो 100 मिलियन, मार्केट में जाके इसको बेचे 100 मिलियन की, बाकी 90 मिलियन आपका डिविडेंड है। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन के जरिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड में मिल गया, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा उसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म चेंज करना पड़ा, फॉर्म चेंज करना पड़ा उसकी, लेकिन इन सब्सटेंस ये डिविडेंड की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और कंपनी को भी फायदा हुआ, क्या? लॉस 90 मिलियन का बुक हो गया, जिसकी वजह से अब उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। इस तरह की और बहुत सी अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल है ना, तो आप सोच रहे होंगे ये तो पूरी पकड़ी जा सकती है, ठीक है, लेकिन इस तरह से मिलती जुलती कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट की जाती है, जिनकी वजह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ फ्रॉड हाई है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रूल पड़ा हुआ ना आपने, कि हमने ट्रांजैक्शन की जाहिरी शक्ल सूरत में नहीं जाना, उसके अंदर जो कहानी चल रही है ना उसको बाहर निकालना है। सब्सटेंस ओवर, या सब्सटेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर फॉर्म जाहिरी शक्ल सूरत में, है। सब्सटेंस है सीरत और फॉर्म क्या है? सूरत। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब सीरत ऊपर है, सूरत नीचे। ट्रांजैक्शन की बजाहिर सूरत बता रही है ये सेल ऑफ फिक्स एसेट है, फॉर्म क्या बता रही है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, लेकिन इन सब्सटेंस असल में ये डिविडेंड पेमेंट की। आप खुद बताएं, अगर इस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस ऑन सेल रिकॉर्ड करें, डिविडेंड की पेमेंट नहीं बल्कि सेल ऑफ लैंड की पेमेंट, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर अक्सर फ्रॉड किए जाते हैं, फेक सेल रिकॉर्ड कर दी जाती है, डेटर डेबिट सेल्स कोई कुछ भी नहीं, लेकिन डेटर रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी होगी, ऑडिटर डिटेक्ट कर लेगा, कंफर्मेशन लेटर भेजेगा, वो पार्टी कहेगी हमने कोई पैसे नहीं लेना देना। लेकिन रिलेटेड पार्टी होगी तो वो साइन स्टैंप करके अप्रूव करके भेज दे, सर बाकी हमने पैसे देने, और अगले साल रिवर्स हो जाएगी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलके बहुत से टाइप्स के फ्रॉड किए जाते, इसीलिए जरूरत पड़ी कि ऐसा स्टैंडर्ड सामने आए, ठीक है। लेकिन और भी मसले हैं फ्रॉड के अलावा भी। रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस नॉर्मली फ्रेमवर्क रिक्वायर करते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी, शायद आपने काउंटिंग में कहीं पढ़ा हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अलहदा से डिस्क्लोजर देना होता है। काउंटिंग में किसी जगह आपने ये बात पढ़ी? हाँ, IS 24 है, स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ दी होगी। तो एज ऑडिटर क्या हमें यह भी चेक करना चाहिए कि अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, तो रिलेटेड पार्टी से जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं वो भी आइडेंटिफाई हुई हो, और उनके साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी डिस्क्लोज हुई हो। भाई होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हो सकता है या तो मैनेजमेंट, इसमें भी रिस्क है क्या, कि या तो मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी सारी की सारी आइडेंटिफाई नहीं की, हो सकता है कुछ रह गई हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सारी रिलेटेड पार्टीज या उनकी ट्रांजैक्शन हो सकता है मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई ना की हो। और आपको याद होगा ये शायद इनहेरेंट लिमिटेशन में भी हमने पढ़ा था, इनहेरेंट लिमिटेशन रिलेटेड पार्टी की बात थी कोई, कि ऑडिटर में नॉट, क्या था, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। तो हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ है, मैनेजमेंट खुद से ना पता है, या समटाइम अनजाने में भी मैनेजमेंट को भी नहीं पता चलता। अब जैसे आपने लॉ में शायद पढ़ा होगा डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करना। अब लेकिन वो उस एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 12 डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, बाकी 11 को तो नहीं पता होगा, वो तो उस डायरेक्टर ने डिस्क्लोज, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो नहीं सामने आ सकेगा इशू। तो इसीलिए अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर करे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करो, आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करो, तो रिस्क क्या है हमारा इस हवाले से? रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस, कि कंप्लीट पार्टीज या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुई। रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या है? रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड किया जा सकता है, नॉट एन आर्म लेंथ बेसिस। ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो सकता है आर्म लेंथ बेसिस पे ना हो, और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है जी हम कोई प्रेफरेंस नहीं करते, हमारे लिए अपना गैर एक बराबर है, सबके साथ एक साथ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा हो कि हमारी सारी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस में है, तो वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है उनमें से कुछ, तो फिर इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट है वो गलत हो गई ना, ये भी प्रॉब्लम है। इसको आप समझ सकते हैं कि शायद ये रिस्क ऑफ फ्रॉड की है भी, अगर हमने, लेकिन ये एक अलहदा से भी इशू बनता है जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हो कि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस आर्म लेंथ बेसिस, तो वो तो मैनेजमेंट की स्टेटमेंट गलत हो गई, वो मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है इंटेंशनल बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, कर दी जाती हैं,
कर दी जाती है, ठीक है, वो बड़ा घुमाया जाता है उनको। ए से डी को पेमेंट होती है ना, डायरेक्ट नहीं पेमेंट करेंगे, ए से पहले बी को पेमेंट जाएगी, बी से पेमेंट दुबई में जाएगी, दुबई से साउथ अफ्रीका जाएगी, साउथ अफ्रीका से श्रीलंका, फिर वहां से घूम के वापस सी को, सी से डी को जाएगी ट्रांजैक्शन को। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं आपको, ये एक मैनेजमेंट नॉर्मली ये काम करती है। ट्रांजैक्शन जो कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है ना, अगर मैंने फ्रॉड करना है ना, ये समझ लीजिए उनका तरीकाकार भी है। 5 ट्रांजैक्शन है फ्रॉड करना है, इस ट्रांजैक्शन को आप कम्प्लेक्स करेंगे, फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन को फौरन पकड़े जाएंगे। आपने 500 को कम्प्लेक्स करना है, ठीक है, सिस्टम ऐसा बनाना है। और क्योंकि आइटा जब सैंपल सेट करेगा, पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट कीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में फ्रॉड है, पहली ट्रांजैक्शन सैंपल में आई, उसका टाइम लगना शुरू हो जाएगा, इधर से पेमेंट ट्रेस करो, उधर फॉरेन कंट्री, उधर से मंगवा, अच्छा जी एविडेंस आ रहा है, सर एविडेंस भिजवाया हुआ है फॉरेन ब्रांच को, एविडेंस आ रहा है, टाइम लग जाएगा, एविडेंस आएगा, उसकी कॉपी अच्छी तरीके से स्कैन, जानबूझ के स्कैन अच्छी तरीके से नहीं की होगी वो सर दोबारा, अच्छा सर अभी उनको कहते हैं क्लियर, सर बड़े नाहल से लोग अभी क्लियर कॉपी मंगवाते हैं, करते करते टाइम ज़ाया होगा, एंड में जाके सारा एविडेंस कंप्लीट, क्योंकि ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी। दूसरा सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी इसी तरह टाइम कम्प्लेक्स, एंड में फिर सब कुछ ठीक, तो फिर आप कहेंगे यार एंड में सब कुछ ठीक था, सिस्टम ही ऐसा है, ट्रांजैक्शन एंड पे ठीक। तो अगर ट्रांजैक्शन नंबर 4 भी आएगी ना, तो अब की बार अगर स्कैन कॉपी आई है सही नहीं है, आपको पता है बाद में टाइम हफ्ता जाया हो जाता है, बाद में कैसे ही उसको ठीक मान लेंगे। तो ट्रांजैक्शन को कम्प्लेक्स इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ताकि ऑडिटर का टाइम भी ज्यादा लगे और ऑडिटर के में बात बैठ जाए कि एंड में सब कुछ ठीक ही निकलता है। लेकिन जहां पे आपने फिर यहाँ पे क्या सोचना है कि जब एक ट्रांजैक्शन आसान तरीके से हो सकती है तो उसको मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, फिर वहां पे गड़बड़, फिर वहां पे आपने मोर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर। तो मुझे बताइए सारी डिस्कशन के बाद, देखिए चैप्टर अपनी जगह पे, लेकिन चैप्टर की लॉजिक बिल्ड करना, थीम बिल्ड करना, ये ज्यादा अहम है। क्या आप एग्री करते हैं कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन ऑडिटर के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट? दो बड़ी रीजन दो है, लिस्ट और भी पढ़ सकती है, और भी एग्जांपल्स ऐड, बड़ी रीजन याद रखे दो, एक तो फ्रॉड की वजह से, और एक अगर फ्रेमवर्क ने कहा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करो, तो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट की वजह से। नॉर्मली पूरे ऑडिट में मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कम होती है उससे, यानी मैनेजमेंट 100% काम कर रही होती है, हम सैंपल बेस पे काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है, हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और टेस्ट करना है। लेकिन रिलेटेड पार्टी प्रोबेबली वाहिद एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट से भी डबल है। इसलिए अगर, तो सुनिए रीजन सुनिएगा, ये आगे आएगी रीजन रिस्पांसिबिलिटी में। अगर रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी तब अराइज होती है जब फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड की गई हो। अगर आईएफआरएस में रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं करना, ऐसा ही है ना, लेकिन ऑडिटर ने उस सूरत में भी करना है कुछ ना कुछ। अगर तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस है, मैनेजमेंट भी काम करेगी, ये ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज करे, ऑडिटर भी काम करेगा, उनको चेक करे कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मैनेजमेंट कुछ काम नहीं करेगी, ऑडिटर स्टिल काम करेगा। क्यों? अब ये चेक करने के लिए नहीं कि डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं, अब फ्रॉड के लिए देखेगा कि रिस्क ऑफ फ्रॉड तो अभी भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए अगर आप देखें ना रिस्पांसिबिलिटी, आप देखें मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी कम है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ उस सूरत में राइज होगी अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट से कहेगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो और डिस्क्लोज करो, जो कि पाकिस्तान में कहता है, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट तो ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने उनको आइडेंटिफाई किया हो, अकाउंट फॉर किया हो, डिस्क्लोज किया हो। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट ना भी होती ना पाकिस्तान में, स्टिल ऑडिटर रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से क्या मुराद है? पूछना, देखना कि हमारे क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी कौन सी है, होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी है, डायरेक्टर्स कौन से हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है। स्टिल अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर ना भी करता होता, स्टिल ऑडिटर रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता। क्यों करता? ये देखने के लिए नहीं कि क्या सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज हो गई है कि नहीं, ये क्यों, वो तो रिक्वायर्ड ही ना होता, लेकिन ये देखने के लिए कि रिस्क ऑफ फ्रॉड तो स्टिल है। देखिए रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसके बावजूद भी रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट तो कर रही होंगी, उनके साथ ट्रांजैक्शंस तो होंगी और उन ट्रांजैक्शन में उनको फेवर ली दी जा रही होगी, इसलिए हमारी रिस्पांसिबिलिटी स्टिल अराइज होती। तो इसलिए जरा रिस्पांसिबिलिटीज पढ़ के मुझे बताइए कि क्या आपको समझ आ रहा है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी से इस केस में ज्यादा क्यों है। उनकी एक है, इसके 3 पॉइंट्स, ठीक है। इसलिए कि अगर ये रिक्वायरमेंट ना भी होती ना, स्टिल रिस्क ऑफ फ्रॉड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मौजूद होते। क्लियर है? और अगर फ्रॉड हो, ये तो अंडरस्टूड है, फ्रॉड हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट नहीं करेंगे।
क्लियर हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए अच्छा वापस आते हैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है, डेफिनेशन शेयर कर देते हैं हम। आपने केस स्टडी में रिलेशनशिप देखना है, कोई रिलेशनशिप आ जाए डायरेक्टर्स का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, सीएफओ का, उनके साथ ट्रांजैक्शन हो या उनके किसी रिलेशन के रिलेटिव के साथ, आपने सोल्यूशन में रिलेटेड पार्टी का जिक्र कर देना। यानी ऑडिट में रिलेटेड पार्टी की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, जैसे लॉ में ऑडिट में लूज डेफिनेशन कंसीडर हमने देखना है हमने इन्फ्लुएंस है कि नहीं, कंट्रोल है कि नहीं। रिलेटेड पार्टीज से क्या मुराद है? ऐसी पार्टीज जिनका इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है कंपनी पे, या कंपनी का जिन पे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। ठीक है जी। अच्छा इसमें फिर वो आगे बताता है कि इसमें होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड भी आ सकती हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी हो सकते हैं, की मैनेजमेंट के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अहम चीज ये है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। रिलेटेड पार्टी कोई कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे यही एग्जांपल दे रहा है केस स्टडी में। वो इन एग्जांपल में से कि एग्जाम में शायद ही आपसे पूछे रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करें, आज तक नहीं पूछा, ना ही मेरा ख्याल पूछेगा डेफिनेशन को, लेकिन पढ़ जरूर लेना है। क्यों? उसके अंदर जो रिलेटेड पार्टी की उसने एग्जांपल दिया ना, उन एग्जांपल में से किसी रिलेशनशिप को पकड़ेगा, केस स्टडी में फिट कर देगा, कहेगा पहचानो रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। तो इसीलिए डेफिनेशन से ज्यादा हमारे लिए अहम क्या है? क्यों बता? केस स्टडी में एग्जांपल टेस्ट करेगा। एग्जांपल क्या जी? एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी होती है जी, होती है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर, की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट कौन है? सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके फैमिली मेंबर, सीईओ, सीएफओ या डायरेक्टर्स, या इनकी कंपनीज, इनकी कंपनीज, ठीक है, इनकी कंपनीज, सीईओ, सीएफओ वगैरह। ठीक है, ये हमारी कंपनी, इसके अंदर ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ये डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ का, ये सारे रिलेटेड पार्टी हैं। इस कंपनी से बाहर इनके रिश्तेदार हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी। इन रिश्तेदारों की कुछ कंपनीज हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप याद रखें डायरेक्ट। अब अगर देखा जाए ना, डायरेक्टली इस कंपनी का इस कंपनी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। तो यही में रखेगा कीवर्ड्स क्या है रिलेटेड पार्टी के हवाले से केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एग्जांपल्स को पढ़ना है। एग्जांपल में ये में रखेगा रिलेटेड पार्टी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी, और ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। केस स्टडी में जहां रिलेशनशिप का जिक्र करता है ना, तो कंपनीज एक्ट के अलावा, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रिलेशनशिप का जिक्र करें ना तो वो डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करना होता है। ऑडिट में जहां के किसी केस स्टडी में डिस्कस करेगा तो वहां पे रिलेटेड पार्टी फौरन आइडेंटिफाई कर लेनी आपको। क्लियर? और रिलेटेड पार्टी के हवाले से सबसे अहम कंसेप्ट हमारा क्या है? क्वालिटेटिव मटेरियल ट्रांजैक्शन होती है। चलिए अब मुझे बताइए, इस सारी डिस्कशन के बाद क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि किसी केस स्टडी में अगर किसी रिलेटेड पार्टी का जिक्र करे आप पहचान लें? अभी तक ये डिस्कशन का यही मकसद था। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक केस स्टडी याद आ गई। उसने कहा रिलेटेड पार्टीज की पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थी, इसलिए रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज करने हैं, या ट्रांजैक्शन नहीं भी है ना उसके आगे नील लिख दो, लेकिन रिलेटेड पार्टी को देखना है। जो कंप्लीट डिस्क्लोजर कभी आप पढ़ेंगे ना, तो कंप्लीट डिस्क्लोजर में 4-5 चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं, शायद आपने कभी फाइनेंशियल में पढ़ी हो, नजर से गुजराओ। रिलेटेड पार्टी की लिस्ट, नाम, आगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप कि कौन डायरेक्टर है, कौन स्पाउस ऑफ डायरेक्टर है, कौन एसोसिएटेड कंपनी है, कौन होल्डिंग, रिलेटेड पार्टी के नाम, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल की है, परचेज की है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 चीजें से कंप्लीट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होता है। एग्जाम में अगर कह देना रिलेशनशिप रहने दो, अमाउंट बता दो, मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, एक केस स्टडी में उसने कहा कि सीएफओ ने ऑडिट टीम मेंबर से कहा सर खुश हो जाएं आप। ऑडिट टीम मेंबर ने कहा कि आपकी तरफ से खुशी की खबर हमें मिले, हो ही नहीं सकता। सीएफओ ने कहा नहीं, बड़ी अच्छी बात बताने लगा। आपने कहा क्या? उन्होंने कहा सर आपको रिलेटेड पार्टी के ऊपर जो स्टैंडर्ड कहता है ना प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उनमें से कुछ भी नहीं करना, जो कल पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना। हमने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हमारी कोई रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। सीएफओ ने कहा बताइए क्या आपने रिलेटेड पार्टी के हवाले से कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने है कि नहीं करने? क्यों? हो सकता है जानबूझ के छुपा रहा हो सकता है उसे खुद भी पता ना हो, शाबाश। इसीलिए रिलेटेड पार्टी के हवाले से हमने प्रोसीजर स्टिल परफॉर्म करने हैं। क्लियर हुई जब बात? यानी ये हर ऑडिट में परफॉर्म होंगे,
चाहे रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, यानी बकौल क्लाइंट हो या ना हो। अक्सर केस स्टडी आप पढ़ेंगे उसमें क्लाइंट आपको यही कहेगा, या तो कहेगा रिलेटेड पार्टी थी ही नहीं बाद में निकल आएगी, या कहेगा है 10 दे दी लिस्ट बाद में 11वीं भी निकल आएगी। ठीक है, तो उसमें हमारा फिर प्रोसीजर में एक पॉइंट होता है कि हम देखेंगे ये जो ओमिशन है इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल। अगर अनइंटेंशनल है तो सिर्फ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस इंक्रीज होगा, और अगर इंटेंशनल है रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए रिलेटेड पार्टी पहचान ली आपने। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स भी सुन लें। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की? देखिए, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अलग कंसेप्ट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अलग कंसेप्ट है। सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, नहीं सेल परचेज एसेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है, एसोसिएटेड कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट याद है आपको? इन्वेस्टमेंट, अब ये चूंकि रिलेटिव पार्टी का कंसेप्ट कंपनी में भी डिस्कस हुआ ना, तो मैं उसका बेनिफिट उठाने के लिए एक कंसेप्ट उसकी एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ना वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं लेक्चर में वो सारे पॉइंट्स दे रहा हूं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप उसको समझ जाए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल क्या लाने में दी थी कि इक्विटी वगैरह शाबाश इशू करे और लोन वगैरह दे, एसोसिएटेड कंपनी लोन वगैरह भी दे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी करते हैं भाई, ये दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होती हैं। ये आपकी कॉमन सेंस आपको बता रही होगी कि, और ये आपने क्या लॉ में पढ़ा होगा, गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन, दो तरह की ट्रांजैक्शन, गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन। और ये क्या है, दोनों ट्रांजैक्शन आपके सामने है कि नहीं है? इनमें से किस ट्रांजैक्शन को आप चेक करेंगे? बेहतरीन दोनों को। लेकिन एक ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है दूसरे की निस्बत। किसमें रिस्क ज्यादा है? इन्वेस्टमेंट वाले में। इसीलिए लॉ कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ना, रिस्क सब में है, लेकिन इनमें से भी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कौन सी ट्रांजैक्शन है? अच्छा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये नेचर की वजह से भी हो सकती है, टर्म्स की वजह से भी हो सकती है। बाज़ का ट्रांजैक्शन रूटीन की होती है लेकिन टर्म्स डिफरेंट होती है। 500 साल में पेमेंट करेंगे, या एक एसेट को हम मार्केट में प्रॉफिट में बेच सकते थे, रिलेटेड पार्टी को लॉस में बेचा, क्यों? रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, हम कहते हैं ना किसी को, भाई ये 10,000 वाला मोबाइल उसे 2,000 में क्यों बेचा, वो मामा लगता है तुम्हारा? तो हो सकता है सच में हो गया, हाँ सच में मामू है मेरे, इसलिए उनको 2,000 10,000 वाली चीज 2,000 में बेच दी। नहीं हो सकता कि नहीं? तो अगर किसी भी केस स्टडी में कोई फिक्स एसेट लॉस पे बिक रहा हुआ तो फौरन आपने सोचना है ये कंपनी ने इसको क्यों बेचा, इसका मामा लगता है? फिर हाँ लगता है, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का रिस्क आइडेंटिफाई कर देना है। भाई क्लियर हुई है बात? तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स आपको दी, सारी ट्रांजैक्शन में रिस्क हाई है, लेकिन जो कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जरा बोले ताकि कमेंट, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं, इनमें रिस्क ज्यादा है, बल्कि इनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है। जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है इनमें रिस्क ज्यादा है नॉर्मल से भी। क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा ये सुन लें। अगर ये चीजें कंसेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब हमारा आज का मकसद पूरा हो गया। पहली चीज, पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑडिटर के लिए क्यों अहम है, क्लियर हो गया, रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस है वगैरह, क्लियर। दूसरा, रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टीज की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये एग्जांपल्स खास तौर पे केस स्टडी में चेक करेगा इधर, ये भी समझ। तीसरा, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है, और इसमें भी ज्यादा अहम पॉइंट है कि कुछ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, शाबाश। और आखिरी चीज, रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, और इसमें भी सबसे अहम पॉइंट क्या, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ उस सूरत में होगी जो फ्रेमवर्क रिक्वायर करेगा, लेकिन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी हर सूरत में होगी, फ्रेमवर्क के केस में भी होगी, अदर देन फ्रेमवर्क भी होगी। क्लियर जी? चलिए, ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर ये बिल्ड हो गए, चला आगे 2-3 कंसेप्ट्स हैं वो भी आसानी से आप कवर कर लें। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।